अच्छा, COPD की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, आसान अल्फाज में याद कर लो कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। प्रोग्रेसिव हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1-2 दिन वाली बीमारी नहीं है। आज अगर किसी पर्सन को ये डायग्नोज हो जाता है तो इसमें 8 से 10 साल लगते हैं या 6 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन अंडरलाइन फिजियोलॉजी चेंज हो रही होती है, सही। इसलिए हम कहते हैं, और वक्त के साथ साथ खराबी की क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है क्योंकि वक्त के साथ साथ खराबी चल रही है। इस मेन अंडरलाइन खराबी क्या हो जाती है। एयर फ्लो लिमिटेशन का मतलब ये है कि ना हवा अंदर प्रॉपर्ली जा रही होती है और कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फीजीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम जिसको कहते हैं, अगर किसी पर्सन को 2 साल तक मुसलसल प्रोडक्टिव कपिंग, तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्लिनिकली भी जब पेशेंट चला जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए जो सबसे अटेंटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ये है कि अगर वो हिस्ट्री में बता दे कि मुझे 2 साल तक हर साल के अंदर कपिंग रहती है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। दूसरी कंडीशन के पेशेंट को एम्फीजीमा होते हैं, इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है, एल्वेलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं एब्नॉर्मली एल्वेलाई डायलेट हो जाती है। जब वो एब्नॉर्मली डायलेट हो जाएगी तो वो कोलैप्स नहीं होगी, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो एयर उसके अंदर रिटेन रहेगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, एयर बाहर नहीं जाएगी, सही है। तो एक अंडरलाइंग रीजन ये है। 2 कंडीशन प्रेजेंट होती है, एम्फीजीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। फिर हमने कल बात की थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की, खराबी इसके अंदर क्या आ जाती है, नंबर प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर कोई पूछता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, नंबर फर्स्ट पे याद रखो कि यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे पॉइंट करके आप याद कर लेना। सेकंड नंबर पे क्या हो जाती है, जब ये की प्रोडक्शन होती है तो इनिशियली कपिंग मैकेनिज्म के जरिए प्रोडक्टिव कप चल रहा होता है, ये बाहर जा रहा होता है। कंडीशन है कंटिन्यूसली हम उस सेल के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं जिसका काम होता है म्यूकस बनाना, तो उस सेल के अंदर जब स्ट्रेस डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर साइज के अंदर भी चेंजेस आ जाती है और उसके तादाद में भी इजाफा हो जाता है। चेंजेस क्या होती है, हाइपरट्रोफी ऑफ द म्यूकस ग्लैंड और थर्ड हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। यानी यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये वो ग्लैंड है जो म्यूकस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, इनिशियली इसके अंदर हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इरिटेशन मौजूद है, लेट्स सपोज वो कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कर रहा है, सही, ये वाले ग्लैंड अगर इरिटेट होंगे तो ये अपने साइज को भी बढ़ा देंगे और सिर के तादाद को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। वक्त के साथ साथ क्या हो जाता है, लेट्स सपोज ये वो एयरवे है, सही, इसके इस पास जो इन लेयर है जो जिसको हमने नाम दिया था एपिथेलियल सेल, उसके नियर बाय जितने भी म्यूकस की प्रोडक्शन होगी वो आहिस्ता आहिस्ता एक्युमुलेट होती है और वो हार्ड बनती जाती है, ठीक। जो न्यूली लेट्स सपोज के न्यूली म्यूकस की प्रोडक्शन है वो स्पेस के अंदर आ जाता है, वो ज्यादा गाढ़ा होता है, वो बाहर उस एपिथेलियल सेल के ऊपर वो हार्ड बन जाते हैं, वो कप आउट नहीं होता है। इवन अगर हम सिरप भी दे देते हैं जैसे कप एक्सपेक्टोरेंट, तो उससे भी वो बाहर नहीं जा रहा होता है, टाइम गुजर जाता है, ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि इंटरनल डायमीटर इसका कम रह जाता है, ठीक। फिर जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा एक्सर्शन कर देता है तो इस पेशेंट को जब हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, इसको एक्सर्शन पे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती तो ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है अपॉन एक्सर्शन। इसके अलावा इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, स्मोकिंग की वजह से या डस्ट पोल्यूशन की वजह से जब वो इरिटेट होते हैं तो वो भी गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, म्यूकस की प्रोडक्शन करना। यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये वो म्यूकस सेल, ये भी इस एरिया के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ये म्यूकस प्रोडक्शन और इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड्स है, ये सबसे ज्यादा म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होती है, जहाँ जो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे जमा होती है, कुछ बाहर जा रही होती है और जमा हो जाती है, वो ज्यादा डायमीटर है वो नैरो हो जाता है। नेक्स्ट
उस स्मोकिंग की वजह से यहाँ के जो एपिथेलियल सेल्स है जो इस म्यूकस को बाहर निकालने में मदद कर रहा होता है, या जो इस गॉबलेट सेल के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी इस म्यूकस को या स्पूटम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्मोकिंग या डस्ट पार्टिकल की वजह से ये भी डैमेज हो जाते हैं। गॉबलेट सेल के ये सिलिया भी डैमेज हो जाते हैं, तो फिर बाहर निकालने वाला स्पूटम को या म्यूकस को निकालने वाला सिस्टम फेल हो जाते हैं, वो कॉमुलेट होता है और एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि ये कंप्लीटली नैरो हो जाता है। लेटर स्टेज की अगर हम बात करते हैं, नियर बाय जो मसल प्रेजेंट होते हैं ये भी हाइपरट्रोफिक या फाइब्रोसिस बन जाते हैं, तो ये फाइब्रोटिक हो जाते हैं। फिर अगर हम इसको मेडिसिन दे देते हैं कि ये डायलेट हो जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ के रिसेप्टर भी अल्टर हुए होते हैं, तो ये कंप्लीटली फाइब्रोस हो जाते हैं और परमानेंटली जो इंटरनल डायमीटर है ब्रोंकाई की वो नैरो ही रह जाता है। सही, तो पैथोफिजियोलॉजी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ये याद कर लो, म्यूकस की ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया सेलों की तादाद बढ़ जाती है, की प्रोडक्शन ज्यादा बन जाती है। सही, अब नेक्स्ट चेंजेस की कल हमने बात की थी हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकेप्निया। हाइपोक्सीमिया कैसे होगा कि अगर लेस हवा की एंट्री कम आ रही, लेट्स सपोज कि इतना एरिया दोनों अतराफ से ब्रोंकाई नैरो है, तो कम ऑक्सीजन अगर आएगी, ऑक्सीजन की एंट्री कम होगी, लीड्स टू हाइपोक्सीमिया। अब एयर ट्रैपिंग इसके अंदर होती है, अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिटेन रहेगा तो लीड्स टू हाइपरकेप्निया। और हाइपरकेप्निया होगा तो एसिडोसिस वाली कंडीशन डेवलप होगी। ये तो होगी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। अब आ जाए इस पे एम्फीजीमा, क्योंकि इसके अंदर दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो हमें एम्फीजीमा की भी पैथोफिजियोलॉजी या चेंजेस मिल रही होती है। मेन खराबी क्या आ जाती है, इलास्टिक क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो ऐसे फूल जाते हैं, सही है, सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, डायफ्रामेटिक मसल थोड़े से फोर्स पड़ जाते हैं और इसके अलावा इलास्टिक प्रोटीन होते हैं तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हवा बाहर चली जाती है। एम्फीजीमा के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्नॉर्मली डायलेट होती है और वैसे ही रहती है। सही, मींस के सिंपली ये रिकॉइल या रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती कि हवा इसके अंदर जितना हवा है वो बाहर। इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि जिस पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, तो ये एक और चीज इसके अंदर लिखो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिस पेशेंट को भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो इसको रिस्क होता है फॉर निमोनिया, स्पेशली कौन से ऑर्गेनिज्म से, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से, और इनर होते हैं मोरेक्सिला कैटारेलिस। इस पेशेंट को ज्यादा चांसेस होते हैं, जिस पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक, तो उसको नमूनिया के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कॉम्प्लिकेशन कोई पूछा है तो हमारे पास है डेफिनेटली नमूनिया, सही, मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा एम्फीजीमा की अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो एम्फीजीमा की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कौन बता दें? हाँ लुकमान, कॉम्प्लिकेशन, इट्स सपोज पेशेंट को एम्फीजीमा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है उसको? नहीं, नेमोथोरिक्स, सही है, और स्पॉन्टेनियस नेमोथोरिक्स क्योंकि खुद ब खुद उसके अंदर डेवलप हो रहा होता है, सही है। स्पेशली जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे एम्फीजीमा के, तो उसके अंदर एक टाइप है, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली पेशेंट को नेमोथोरिक डेवलप हो जाते हैं अगर पेशेंट को वो वाला एम्फीजीमा हो। इसके अंदर क्या खराबी आ जाती है, नेमोथोरिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर इन द चेस्ट कैविटी, सही। फिर हम पढ़ेंगे जब हम चेस्ट ट्रॉमा पढ़ेंगे तो उसके अंदर नेमोथोरिक्स, हेमोथोरिक्स, ये सारे डिजीज हम पढ़ेंगे। ये अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, एम्फीजीमा के अंदर क्या खराबी आ जाती है। लेट्स सपोज कि ये अगर बैक्टीरिया है, इनसाइड अगर ये लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे नियर बाय मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, वो इसको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए अमाइलोग्लोबुलिन ए भी रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, सिलिया होती है या एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो भी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अनदर कपिंग रिफ्लेक्स होता है, तो ये कपिंग रिफ्लेक्स की वजह से भी ये जरासीम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर एनी हाउ ये जरासीम यहाँ पे
यहाँ पे एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है। कौन से 3 एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, हमने नमूनिया के अंदर बात की थी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और इनफॉर्माइल मेटाइल रिलीज हो रहे होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीमेंट प्रोटीन आ जाते हैं और इस वाले एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इस एल्वेलाई के अंदर। जब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर से अगर ये क्रोनिक कंडीशन होता है सीओपीडी वाला, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर न्यूट्रोफिल्स इस लंग्स के या एल्वेलाई के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रक्टिव, लेट्स सपोज कि अगर ये ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स इस वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं, तो वो 3 किस्म के एंजाइम रिलीज करते हैं, प्रोटिएसिस, हाँ वेरी गुड, कोलिजिनेसिस और मोस्ट इम्पोर्टेंट इलास्टेस। अब ये न्यूट्रोफिल्स जब यहाँ पे आ जाती है, स्पेशली कर रही होती है, जो थ्रू आउट द एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जो हम मेन चेंजेस पढ़ते हैं एम्फिजीमा के अंदर। इसके अलावा ब्रोंकाई के ऊपर भी वो इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स के इलास्टेसिस एंजाइम इसको भी, इस इलास्टिन प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और जो एल्वेलाई के ऊपर इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एल्वेलाई के अंदर, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, एब्नॉर्मली वो डायलेट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एम्फिजीमा। अब नॉर्मली अगर किसी पर्सन को लंग्स के अंदर या जहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, लेकिन नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर लीवर एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। लीवर बनाते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये क्या कर रहा होता है, इस इलास्टिन एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। जिन लोगों के अंदर जेनेटिकली ये वाली एंजाइम की कमी हो या कम बन रही हो, या उन लोगों को अगर यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन एंजाइम को रोकने वाला कोई अपोजिट फोर्स नहीं होगा, यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा, तो वहाँ पे वो पेशेंट आसानी से एम्फिजीमा डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो, उनको इजीली एम्फिजीमा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के इलास्टिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने वाले, फोर्स को रोकने वाले प्रोटीन हमारे पास नहीं है। या अगर अदर लीवर सिरोसिस है, ठीक है, या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, उसके अंदर भी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो लोग भी ज्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको एम्फिजीमा डेवलप हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। हटा दो सर, ये क्यों होती है डिफिशियंसी?